नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब कुछ ही दिन में दिल्ली में G20 समिट होने वाला है। भारत और चीन के बीच मई 2020 में गलवान हिंसक झड़प हुई थी। इसके बाद ये मोदी और शी जिनपिंग की यह दूसरी अनौपचारिक बातचीत थी। इससे पहले दोनों इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट के दौरान मिले थे, लेकिन कोई खास बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि भारत का रुख सीधा स्पष्ट था कि जब तक LAC पर स्थिति साफ नहीं होती, चीन अपने रुख पर बाज नहीं आता, लगाम नहीं लगाता, तब तक बात नहीं की जाएगी। LAC विवाद को लेकर यह मीटिंग, इस बार की मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। हालांकि इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी ने LAC पर चीनी घुसपैठ का राग अलापा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अब सवाल यह है, चीन का जिक्र होता है तो राहुल गांधी चीनी घुसपैठ की बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? बार बार इंडिया को नीचे दिखा करके, चीन को पॉइंट स्कोर करके, सियासी एजेंडा बता करके क्या फायदा लेना चाहते हैं? या फिर राहुल के दावों में कोई ऐसा दम है जो कि सवाल उठाना चाहिए और वो सवाल उठने चाहिए और वो दम जो है यहां पर सामने लाया जाना चाहिए, सिर्फ लफ्ज़ी नहीं। सबसे पहले सुनते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ बयानबाजी हुई। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे। 4 साढ़े 4 साल पहले, उसके बाद 58 में आप चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में लाने की वकालत करते हैं। फिर मार्च 59 में आप दलाई लामा जी को भारत में शरण देते हैं और अप्रैल 1960 में माओ का भव्य स्वागत होता है और 5 दिन वो दिल्ली में रहते हैं। और दिसंबर 1960 में भी नेहरू जी ने चाइना की परमानेंट सीट के लिए वकालत की, जबकि आपके विदेश सचिव ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि कब्जा कर लिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कब्जा है, मगर बकौल नेहरू सरकार के विदेश सचिव के 3 फरवरी 1958 से। वहीं मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा का क्या कहना था, सुनते हैं। The colleague from the DD asked about the formal interaction or the formal meeting. Look, as I read out to you, it was a conversation with President Xi Jinping, and as I said, on the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interaction with other BRICS leaders, and in that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. तो बकायदा विदेश सचिव ने इस चीज को बताया। चीन के आग्रह पर चीन की तरफ से कहा गया था कि मुलाकात करनी, क्योंकि चीन को यह समझ में आ गया कि भारत के बिना अब बात बनेगी नहीं। किस तरीके से भारत से जो है LAC पर विवाद बढ़ा करके वो घुटनों पर आना पड़ा उसको, क्योंकि उसके यहां से बिजनेस पूरा ठप हो गया। अमेरिका ने भी उसको 2 आंख दिखा दी। इस कारण से शी जिनपिंग को मालूम है कि भारत से बात करनी ही पड़ेगी और ये विवाद सुलझाना ही पड़ेगा अगर यहां पर G20 में जाना है। तो यही हुआ, चीन घुटनों पर आया, लेकिन विपक्ष इससे क्यों बौखलाया? तो देश का सवाल इन्हीं सवालों के साथ कि चीन घुटनों पर आया, राहुल को दिक्कत हुई क्या? दूसरा, चीन पर भारत का सच कांग्रेस को कबूल क्यों नहीं? तीसरा, चीन पर झूठ फैलाने से अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे। चौथा, ब्रिक्स में बड़ी जीत पर किसको मिर्ची लगी? हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एम्बेसडर सुरेश गोयल, पूर्व डिप्लोमेट,
रमन मलिक हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विजय क्रांति हैं, विदेश मामलों के जानकार। सबसे पहले रमन मलिक आपसे शुरू करना चाहता हूं। जब ये क्लियर कर दिया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि चीन का आग्रह था, चीन की तरफ से बात की गई और पीएम ने स्पष्ट कर दिया कि एलएसी पर स्थिति जो है वो साफ होनी चाहिए, उसके बाद भी विपक्ष को ये सच, भारत का ये सच कबूल क्यों नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी लद्दाख में खड़े होकर के, जहां पर चंद कदमों की दूरी पर चीन खड़ा है, वहां पर पब्लिक रैली में कह रहे थे कि हमारी हजारों किलोमीटर जमीन जो है लद्दाख की वो चीन ले चुका है, कब्जा कर चुका है। पीएम झूठ बोल रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, कुछ ऐसा ही ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी और कुछ और लोग कर रहे थे। बताइए सर, सच क्या है? ये है कि लाफ्टर के ऊपर अधिकार सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, लद्दाख के लोगों का भी हंसी मजाक के ऊपर अधिकार होना चाहिए। सिर्फ एक कपिल शर्मा का शो देख देख के भारत संतुष्ट नहीं होगा, दूसरे शो भी देखने चाहिए और कई बारी लाइव स्टैंड अप कॉमेडी तो बहुत अच्छी होती। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को बहुत स्पष्ट रूप से और कांग्रेस को बहुत स्पष्ट रूप से लद्दाख के जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने इतनी करारी मार संसद में दी थी और उनको स्पष्ट रूप से संसद में बोला था, सारे फैक्ट रखे थे। आज तक कांग्रेस का एक भी वक्ता, प्रवक्ता या नेता इतना हैसियत नहीं जुटा पाया कि उनका खंडन कर सके या उनको साक्षात के बेसिस पे उनको गलत साबित कर सके। तीसरी चीज, जहां तक चीन की बात आती है, कांग्रेस का चीन का प्यार एक बड़ा अजीब रिश्ता है साहब, और इसके लिए बार बार रिश्ता क्या कहलाता है ये सुनना और समझना चाहता है भारत, क्योंकि 2008 का हुआ करार, भारत बेकरार है उस करार को जानने के लिए कि वो करार था क्या, उसमें क्या क्या देन लेन था, उसमें क्या क्या सहयोग था। और ये करार आज का हो ऐसा नहीं है, ये करार उस समय का भी है जिस समय वीटो की पावर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट उठा के चीन को नेहरू जी ने दे दी, या अक्साई चीन का एरिया दे दिया, या और बाकी काम करे। ये तो भला हो मेजर शैतान सिंह का, जो हमारी अहिरवाल की धरती से आते हैं, जिन्होंने रजंगला के युद्ध के अंदर उनको नाकों चने चबा दिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये बहुत सारा विषय जो है ना, ये आज मैं पहली बारी आपके चैनल पे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 84 के आसपास, शायद 84 या नहीं 87, 88, जब राजीव गांधी जी का शायद चाइना दौरा हुआ था। मे बी द ईयर में एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा, बट 80s में था। 1988 करेक्ट। सो 88 में T-72 का एक पूरा बटालियन जो है, वो यूनिट जो है वो लद्दाख पहुंचाया गया और वहां पे प्लेस हो रहा था। उस समय राजीव गांधी जी ने जाके कुछ करार चाइना के साथ बोल दिए और जिसकी वजह से आर्मी को वो टैंक्स डी एस्केलेट करके वापस लाने पड़े। वो 6 महीने 8 महीने लगे थे उन टैंक्स को वापस लाने के लिए, डिसमेंटल होके AN-23 या जो एयरक्राफ्ट होते थे, स्मॉल कैरियर एयरक्राफ्ट, उनके माध्यम से एक टैंक के 3-3, 4-4 टुकड़े करके इंडियन आर्मी ने वापस लेकर आए थे। ये आर्मी के रिकॉर्ड में फैक्ट है, अगर मेरे कांग्रेस के मित्र चाहें तो आर्मी से पूछें। और ये हुआ था क्योंकि मेरे परिवार का ही एक व्यक्ति जी इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था, इसलिए मैं बड़े स्पष्ट रूप से बता सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश के लिए, चाइना को इस देश के बॉर्डर खोल के देने के लिए कांग्रेस हमेशा बेकरार रही है, बेकरार थी, है और रहेगी। ये चाइना के साथ ऐसा प्यार है कि एक तरफ चाइना हमारे को तंग कर रहा होता है, दूसरी तरफ चाउमीन खाने बंटी और बबली पहुंच जाते हैं उनकी एम्बेसी में। तो मैं समझना चाहता हूं कि ये क्या प्यार है। नहीं, ठीक है, हम इसको फैक्ट्स पे रखते हैं ना सर, तब ठीक है, आपने अपना एक पॉइंट रखा। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, लोग तो ये भी पूछेंगे ना कि जब चंद कदमों की दूरी पर जहां पर चाइना बैठा है, चाइना जो है वो देख रहा है एक एक कदम, एक एक चीज की क्या कुछ हरकत होती है, वहां पर राहुल गांधी पब्लिक रैली में ओपनली ये एड्रेस करते हैं कि चाइना ने लद्दाख की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इतनी बड़ी संख्या में -30, -40 डिग्री सेल्सियस
तापमान में भारतीय सेना के जवान वहां पर तैनात हैं, एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए। सर, उनके मनोबल पर क्या बीती होगी कि पब्लिक डोमेन में आकर के, हैं तो हमारे ही नेता ना, भले विपक्ष के हों, कि हमारे नेता ये क्या कह करके चले गए। कम से कम हमारा मनोबल बढ़ाते। सचिन जी, पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट को और आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कम से कम चाइना के मुद्दे पर आज आप डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, और उस मुद्दे पर जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और हमारी क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, देश की आत्मा से कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ प्रश्न है। लद्दाख की बात, जिस लद्दाख की बात कर रहे हैं, राहुल जी ने ये हिम्मत दिखाई है, उन लद्दाख में जाकर के हम अपने भाइयों के साथ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। उस जगह पे जहां हमारा चारा जो है, चरवाहे जो थे वो जाते थे पहले, और उन्हीं चरवाहों ने बताया कि भाई अब हम वहां जाना मुश्किल हमारे लिए हो गया। पूरा देश देख रहा है वहां पे, है ना। बीच में मैं नहीं बोलता, ये आदत आपकी बड़ी छोटी है। ठीक, अच्छा ठीक, रमन जी उनको बात पूरी करने देते हैं। ठीक है, अगर उनके पास फैक्ट्स हैं कुछ, अगर उनके पास कुछ फैक्ट्स हैं तो वो देश के सामने आने चाहिए ना। ठीक है, एक सेकंड हम देख लेते हैं। अब देखिए ये बदतमीजी देखिए, इनको इनके पेट में दर्द होने लगा। मैं बात ये डिबेट अगर चैनल पे नहीं होते ना उपाध्याय जी, ऐसी जगह ये जो पंजा पीछे पड़ा ना, ये गाल पे रसीद देता। फिर वही बात, बदतमीजी मत करिए। देखिए कमीनापन इस आदमी का, ये कितना घटिया है। अरे फिर वही बात है, देखिए ऐसा है कि ये गाली गलौच इस भाषा में, आप यहाँ चीन पर डिबेट करने बैठे हैं। प्लीज 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 प्लीज, ये मंच नहीं है इस तरह की भाषा का। प्लीज प्लीज, आप दोनों, मुझे आप दोनों की आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। फिर क्या ये लोगों ने यही कर रखा है? मैं ऐसी डिबेट में नहीं बैठूंगा साहब। सॉरी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। रमन मलिक आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करूंगा। आप इसको डिबेट नहीं, ठीक है, नहीं ठीक है। जब आप बोलेंगे आई मेक श्योर कि वो ना बोलें। जब आप बोलेंगे आई मेक श्योर कि वो ना बोलें। नहीं बोलने नहीं, उसने जो वर्ड बोला है पहले उस आदमी को कहिए। मोदी जी नहीं, यू शुड बी सॉरी रमन मलिक, यू शुड बी सॉरी, एंड अजय उपाध्याय यू शुड सॉरी टू। जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है वो टीवी पर नहीं होता सर, और पब्लिक लाइफ में हम भी एक दूसरे के लिए नहीं करते। कैसे संस्कार को दिखा रहा है भाई साहब? जरूरत से ज्यादा मत करिए, जहां मिलोगे वहीं पे फिर बात हो जाएगी। ये गुंडागर्दी कर रहा है क्या? ये कौन से गुंडे के परिवार का आया हुआ है? भाजपा गुंडों को पाल रखी है क्या अपने इस चैनल में, जो चैनल में? आई थिंक आप अपनी डिबेट के ऊपर इस प्रकार के पाल रखी है, आप इस प्रकार के व्यक्ति को बुला रहे हैं जो मेरे परिवार पे जा रहा है। अगर रमन मलिक, ये मेरा प्रोवोकेटिव है, आप गाली थोड़ा ना निकालने लगे किसी को। आप कहेंगे कि मैं इसको चपेट मार दूंगा, आप कहेंगे कि मैं इसको थप्पड़ रसीद कर दूंगा। भाई आपको पसंद नहीं है तो आप क्या पर्सनल होकर के किसी प्रवक्ता को ये कह देंगे कि मैं थप्पड़ रसीद कर दूंगा? के ऊपर बोलेंगे? इतनी औकात है आदमी की? क्या बदतमीज आदमी है ये? सर, ये आपने डिसाइड करेंगे ना, ये पार्टी ने जिसे भेजा है, आते हैं प्रवक्ता हैं, जैसे आप डेकोरेटेड है वैसे भी डेकोरेटेड है, तो एक हम डेकोरेटेड रखे ना। हमारे साथ एम्बेसडर गोयल मौजूद है, कितने देशों में जो है हमारा मान रख चुके हैं, कितने ऑफिसर सर्व कर चुके हैं। सर, हम इस तरह का हम अपने पॉलिटिशियंस को मतलब इस तरह का स्टैंडर्ड दे रहे हैं? प्लीज सर, प्लीज सर, नहीं सर, बोथ ऑफ यू सर शुड बी सॉरी फॉर दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय, रमन मलिक मत बोलिएगा बीच में कुछ भी। बोलिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, अगर फैक्ट्स हैं तो है क्या? सचिन जी, यदि आप मेरी बात नहीं रखने देंगे, कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन और आपको एजेंडा चलाना है ऐसे लोगों के बिहाफ पर, तो क्या चलेगा? बोलिए। मैंने आपको कहा ना डॉक्टर अजय उपाध्याय अपनी बात रखिए फैक्ट्स के साथ। कोई नहीं मैं बात रखूं, लेकिन उसको पहले कोई नहीं बोलेगा बीच में। मैंने कह दिया ना, इंश्योर कर दिया। वापस ले और क्षमा मांगे सार्वजनिक तौर पे। क्या आप मेरे परिवार के ऊपर बकवास करेंगे और मैं क्षमा मांगूंगा? इस आदमी को ये शुक्र मनाओ कि मैं वहां नहीं हूं। अजय उपाध्याय, मेरे परिवार के ऊपर अगर बोलोगे तो मैं उखाड़ के फेंक दूंगा तुम्हारे को। फिर भी बात है, आप एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ठीक है, इन दोनों को म्यूट कर दीजिए, इन दोनों को म्यूट कर दीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए। आपको यहाँ छुट भइयों की तरह एक दूसरे से लड़ना है, एक दूसरे के गाल पर थप्पड़ रिसीव करने हैं, ये चाइना से लड़ेंगे। ठीक है, एम्बेसडर गोयल, इन दोनों की आवाज नीचे। एम्बेसडर गोयल, आप डिसाइड कर लीजिए, गाली गलौज करना है, गाली गलौज करना है या फिर फैक्ट्स पर बात करनी नहीं, आप डिसाइड कर लीजिए। इतने में एम्बेसडर गोयल के पास जाता हूं। एम्बेसडर गोयल। सचिन जी, ये बात ठीक नहीं है। मैं आज तक किसी के भाषा का प्रयोग नहीं करता। जो व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है और आपके चैनल पर है, यदि आपको सिर्फ खुशी को बुलवाना है तो आप बुलवाइए। फिर मैं मैंने उनको भी उतना ही बोला कि उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा जो है निम्न स्तर की भाषा है, वो एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। टीवी तो छोड़िए,
और एक पार्टी के डेकोरेटेड प्रवक्ता हैं। आप तो छोड़ दीजिए, अब मुझे नहीं पता कि पार्टी किस तरह का स्टैंड लेगी या लेती है, या फिर इसके ऊपर ऑफिशियल है कि हम जाके किसी को थप्पड़ मार देंगे, थप्पड़ सीध कर देंगे, इस तरह की। सुधांशु त्रिवेदी भी आते हैं ना, बाकी लोग भी आते हैं ना, क्या इस तरह की भाषा होती नहीं होती ना। तभी मैंने कहा कि आप दोनों डिसाइड कर लीजिए। हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और एम्बेसडर गोयल, जब यहाँ पर तो आप क्षमा नहीं मांग सकते और उनको रखना चाहते हो तो आप रखिए, फिर मैं डिबेट से बाहर होता हूं। तो मैं कह रहा हूं ना सर, तो सर मैंने उनको ऐसे ही डांटा ना जैसे आपने उनको डांटा। आपने भी तो उन शब्दों का इस्तेमाल किया, आप मांगेंगे क्षमा? आप भी जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आप मांगेंगे क्षमा? हमने एक शब्द भी नहीं बोला। मैं टीवी पे वो बोल नहीं सकता, मैं टीवी पे वो बोल नहीं सकता। सर आपने भी एक शब्द कहा था, मैं टीवी पे नहीं बोल सकता, मैं टीवी पे वो नहीं दोहरा सकता सर, मैं नहीं दोहरा सकता। ऐसे परिवार के संस्कार के लोग हैं जो थप्पड़ मारने की बात, राष्ट्रीय थप्पड़ मारने की बात बिल्कुल असंसदीय है, अशोभनीय है, इनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उसके बाद आपने जो कहा, आप माफी मांगेंगे? मैं रमन मलिक से माफी मंगवा देता हूँ, मैं मंगवा देता हूँ, उसके बाद आप माफी मांगेंगे? मैंने क्या कहा है? सचिन जी आप दिखवाइए, पूरा मैं अभी आपको दिखा देता हूं, मैं आपको अभी दिखा देता हूं, एक सेकंड। मैं पीसीआर को कहूंगा कि वो जो चंक है, वो शुरुआत वाला, जैसे ही रमन मलिक बोलते हैं और उसके बाद डॉक्टर अजय उपाध्याय वो किस तरीके के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो जरा, हाँ नहीं एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय मैं दिखा देता हूं, मैंने बोल दिया पीसीआर को, मैं दिखा देता हूं। आपने भी जिस शब्द का इस्तेमाल किया, उस शब्द का इस्तेमाल घरों तक में यूज नहीं किया जाता, आम भाषा में यूज नहीं किया जाता, वो एक गाली मानी जाती है, वो एक गाली मानी जाती है। तो क्या आप भी माफी मांगेंगे या फिर कहेंगे कि नहीं ठीक है मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा? एम्बेसडर गोयल एक सेकंड, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए आपस में, मैं वो क्लिप दिखा दूंगा। एम्बेसडर गोयल 5 मिनट आपने भाजपा प्रवक्ता को बुलवाया, मैंने शुरू किया, वो थप्पड़ मारने की बात करता है, क्या ये न्याय है आपके चैनल का? तो सर मैं तो आपको पूरा, मैं तो कह रहा हूं सर, मैंने तो आपको बोला ही, मैंने तो आपको मंच दिया ही कि वो नहीं बोलेंगे बीच में। नहीं, ये गलत बात उन्होंने की है या सही की है, ये भी आप दर्शा दीजिए। आपके तरफ से तो सर उसके रिएक्शन में आपने भी तो कुछ कहा ना सर, दिखाइए इन्होंने क्या क्या बोला है पहले। उसके रिएक्शन में आपने भी कुछ कहा ना। अब हमें चीन पर बहस करनी है या आपके गाल पर बहस करनी है या उनकी गाली पर बहस करनी है? मुझे एक बात बताइए ना। चाइना ने जिस भाई तरह से, मुझे एक बात बताइए, वो उनका गाल देखना चाहता है देश या आपका चलन देखना चाहता है? एम्बेसडर गोयल एक सेकंड, आप दोनों की आवाज नीचे। एम्बेसडर गोयल, एक तरफ इतने टाइम के बाद इतनी ज्यादा तनतनी सर एलएसी पर बनी हुई है और ऊपर से जो है G20 एक सेकंड, आप दोनों की आवाज नीचे। G20 से पहले जो है ब्रिक्स में ये मुलाकात अनौपचारिक ही सही, विदेश सचिव क्वात्रा साहब ने इसकी क्लैरिटी की कि एलएसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने बेहद अहम तरीके से ये बात की है। सर ये कितना इंपॉर्टेंट माना जाए G20 से पहले, और ये चीन के रुख में कैसे? क्योंकि चीन तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए कहता ही रहेगा कि नहीं ये भारत ने जो है वो इनिशिएटिव लिया था, भारत के कहने पर जो है ये वार्ता बुलाई गई, लेकिन भारत ने कहा है कि चीन ने कहा था कि वो मिलना चाहता है। देखिए ऐसा है कि इस तरह के जो ये रिमार्क्स आते हैं या रिपोर्ट आती है, इनके बारे में ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसने क्या कहा, किसने रिक्वेस्ट किया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है। यहाँ पर भी जहाँ तक मैं देख पाया हूँ टीवी स्क्रीन पर, वो चलते चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग वो आपस में हाथ मिला करके बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत हुई है, डेफिनेटली बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत पर किसने क्या कहा है इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल होगा। इससे पहले जब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, तब भी ऐसा ही किस्सा हुआ था कि चलते फिरते मिले वहां पर, फिर उसके बाद में हाथ मिलाया, ये हुआ और बाद में रिपोर्ट आई कि बातचीत। तो ये बहुत मुश्किल है कहना, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी रिमार्क्स आए हैं, जो कि शी जिनपिंग जो ऑफिशियल चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि मीटिंग हुई, उनकी रिक्वेस्ट पर हुई, हमने ये डिसाइड किया है कि अपने अधिकारियों को हम आदेश देंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस डिसएंगेजमेंट की और डीएस्केलेशन की प्रोसेस को, प्रक्रिया को पूरा करें। ये एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसी तरह से जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि, या जो रिपोर्ट कहती है, मुझको नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, लेकिन जो भारतीय न्यूज़पेपर की रिपोर्ट कहती हैं कि उन्होंने ये कहा कि इसको सॉल्व किए बिना हम और किसी मुद्दे पर बात नहीं कर सकते हैं, एलएसी से डिसएंगेज होना जरूरी है। ये हमारा स्टैंड है और उन्होंने हमारा स्टैंड रिपीट किया है। ये
तो मेरे ख्याल है इसके ऊपर बहस करना कि किसने क्या कहा और क्यों कहा, इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि इसको एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है उसको हम बोल सकते हैं कि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि डेमचोक और डेप्सांग में जो पोजीशन एक साल पहले थी वही पोजीशन अभी है। कहीं कोई एक तिल भर भी कहीं प्रोग्रेस नहीं है और ना ही कोई आसार दिख रहे हैं कि चीन पीछे हटेगा या डिसएंगेज करेगा। दरअसल चीन को एक बार कैलाश हाइट्स पर जब हमारी फौजें हटी, कैलाश हाइट से हटने के बाद में मुझको नहीं लगता कि चीन के पास कोई भी ऐसा प्रेशर है चीन के ऊपर कि वो डिसएंगेज करे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जो सिचुएशन अभी है, मुझको नहीं लगता सिचुएशन में कोई चेंज आएगा, वो चलती रहेगी और हमें तैयार रहना पड़ेगा कि अगर वो कहते हैं कि G20 में आएंगे तो उससे पहले कोई चेंज हो। पहले लगता था कि शायद शी जिनपिंग G20 में आने से पहले कुछ चेंज करे, लेकिन मुझको नहीं लगता कि उसकी भी कोई खास उम्मीद है। तो हमें ये मान करके चलना पड़ेगा कि इंडिया और चीन के बीच में जो टकराव की जो स्थिति है अभी, ये जैसी अभी है सितंबर तक भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी और इसमें कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं है। विजय सर, जब इतना डेलिकेट मैटर है, चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, 19 से 20 बार जो है टॉक्स हो चुकी हैं लगातार वहां पर कमांडर लेवल की और दोनों तरफ जो है बात हो चुकी है। यहाँ पर कम से कम डिसएंगेज होना चाहिए, यहाँ तक का एक कमेंट तो आया है G20 से पहले। चाइना जानता है कि कैसे जो है उसकी कंपनियां जो है, जो अमेरिकन कंपनियां थी, कैसे वो भारत में आ रही हैं। उससे पहले भारत में जो बाइडेन, वो तमाम चीज़ें डिप्लोमेसी की आप बेहतर तरीके से समझते हैं और अब G20 का होना एक तरीके का कहीं ना कहीं ये माहौल तो बनाता ही है। और लेकिन ऐसे में उसी देश में राजनीतिक दलों का या विपक्ष का ऐसी राजनीति के लिए भी मौजूद होना कि आप उसी जगह पर जहां पर बिल्कुल नजदीक बैठा है, जब डेप्सांग और पैगोंग जो है बिल्कुल तमाम इलाके, वहां से जाकर के कह देना कि चीन ने कब्जा कर लिया है, इतना आसान है इतने डेलिकेट मैटर पर? या फिर एक ट्वीट कर देना कि हमारा पीएम झूठ बोलता है। सर, इससे क्या असर पड़ता है फिर? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो ये कंपैरिजन खास तौर से दो देशों का है, चीन का और भारत का, उसमें नेता क्या बोल रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो कंट्रास्ट है वो उन नेताओं के पीछे जो लोग हैं, जो या उस राजनीतिक व्यवस्था के जो साथी हैं, अपोजिशन वगैरह के या साथी लोग हैं, ये कंट्रास्ट बहुत ही भयंकर है दोनों देशों में। शी जिनपिंग ऐसे देश से और ऐसी व्यवस्था से हैं जहां किसी की ज़रूरत नहीं है दो शब्द बोलने की, भले ही उनका राष्ट्रपति कितना भी बड़ा ब्लंडर क्यों ना कर दे। और भारत में ये हालत ये है कि ये जो इस वक्त बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है कि जो ज़्यादातर विपक्ष है, और ख़ास तौर से दुर्भाग्य से जो राहुल जी हैं, वो उस मैच्योरिटी के लेवल पर आज तक नहीं आ पाए हैं कि वो देश की राजनीति और देश के जो दूरगामी हित हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, विदेश नीति में, रक्षा नीति में, उन दोनों के बीच वो अंतर को समझ सकें। हम जो देख रहे हैं, भले वो ओवैसी हों और राहुल जी हों, इन दोनों में दुर्भाग्य से एक ही रवैया है, एक ही उसके पीछे कारण जो दिखाई देता है कि वो अपोजिशन में है, वो मोदी के सत्ता में रहने पर बहुत दुखी हैं। सवाल उठाएं और सदन में सवाल उठाएं, वो नीचे आकर के मोदी को झूठा कह दें। बात कहने को सर, मैं तैयार आपसे ये जानना चाह रहा था डिप्लोमेसी की, वो नीचे आकर के कह दें, लेकिन लद्दाख हाइट्स पर क्या इतनी नासमझी हो सकती है या फिर ये कैलकुलेटेड है? लद्दाख हाइट्स पर जाकर के ऑलमोस्ट ये कह देना कि चीन ने कब्जा कर लिया, मतलब कि ये कह देना कि मतलब कि भारत जो है वो हार गया है, चीन जो है जीत गया है, चीनी युद्ध जो है वो जीत चुका है, भारत जो घुटने जो हैं उसने टेक दिए। और पब्लिक रैली के दौरान उससे कौन सा वो जो हासिल कर लेंगे ये कह के कि चीन ने जो पॉइंट स्कोर कर लिया लद्दाख में बैठ करके। देखिए, ये लद्दाख में ना चुनाव होने वाले हैं, कुछ स्थानीय चुनाव हो रहे हैं और राहुल जी वहां गए हैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए। और उस प्रचार में अगर वो लद्दाख की राजनीति की बात करते, वहाँ के विकास की बात करते, वहाँ जो कुछ स्थानीय समस्याएं हैं उनकी बात करते, तो शायद उनका जाना बड़ा वाजिब लगता। लेकिन जो उन्होंने विषय ये उठा दिया है और भारत सरकार के बारे में जो भी वो जो कुछ भी वो बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे भारत की स्थिति चीन के साथ वार्ता में या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं कमजोर होने वाली नहीं है। लेकिन
इससे देश की राजनीति में राहुल जी को जो एक थोड़ा सा उनका रास्ता बनने लगा था, कि लगने लगा था लोगों को कि हाँ वो मैच्योर हो रहे हैं, इस तरह का बयान देकर उन्होंने अपने पैर पर फिर से कुल्हाड़ी मार ली है। और मुझे नहीं लगता कि ये यूं कहा जाए कि राहुल जी जैसे नेता को ये शोभा नहीं देता कि एक ऐसे मौके पर, कि जब भारत का प्रधानमंत्री वहां दुनिया के एक मंच पर बैठा है, चीन के साथ बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, जितनी भी हो रही है वो एक बड़े एक क्रिटिकल सिचुएशन है, और वो ऐसी जगह से खड़े होकर बयान देते हैं कि जो पैंगोंग वाला जो इलाका है, जो बिल्कुल जहां से आप शोर मचाएं, ऊंचा बोलें तो वो चीनी पक्ष तक बात जाती है। उस जगह खड़े होकर मुझे नहीं लगता कि जो उन्होंने बयान दिया वो बहुत मैच्योरिटी दिखाता है। इसका उनको राजनीतिक नुकसान बहुत भयंकर होने वाला है। और जहां तक बीजेपी की बात है, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, जो भी उनका आपस में विवाद था, उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन एक बात तय है कि इस तरह का जब बयान नेता देते हैं, वो भले ओवैसी हों और भले राहुल गांधी हों, वो किसी और का नहीं, अपनी पार्टी का, अपने जो उनके इतिहास है पार्टी का, अपने जो दूसरे नेता हैं, उनके लिए वो स्थितियां पैदा खराब करते हैं। एक सवाल जो उन्होंने उठाया कि भारत सरकार ने या मोदी सरकार ने या भारत की सेना ने कब्जा करने दिया लद्दाख को, मैं पिछले 50 साल से भारत और चीन के रिश्तों का एक पत्रकार के नाते अध्ययन कर रहा हूं। और जब 1962 में लड़ाई हुई थी भारत की और चीन की, मैं उस वक्त 13 साल का था। उस वक्त जो खबरें छप रही थी अखबारों में, वो आज भी उस लड़कपन की उम्र से मुझे याद है कि भारत की जो रक्षा उद्योग है, जो सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, जिनका काम था सेनाओं के लिए हथियार बनाना, गोला बारूद तैयार करना, कुछ ऐसी फैक्ट्रियों में उस वक्त बाल्टियां बनाई जा रही थी, क्योंकि हमारा जो रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे उस समय, उन्होंने कहीं घोषित कर रखा था कि भारत को तो सेना की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो लेवल है मैच्योरिटी का, वो आज ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा था। 1959 में जब खबर आई कि चीन ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है वहाँ ये अक्साई चीन का, उस पर कब्जा कर लिया है, आपको याद होगा उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी। प्रधानमंत्री नेहरू जी को जब रक्षा सचिव ने और जो उनके अपने सचिव थे ने खबर दी कि चीन सरकार जो है वो उन्होंने वहाँ सड़क बना ली है और वो हमें निमंत्रण दे रहे हैं, यानी बीजिंग में भारतीय दूतावास को चीन सरकार ने निमंत्रण दिया कि अक्साई चीन में 1200 किलोमीटर लंबी चीनी सड़क बना ली है, उसका उद्घाटन हो रहा है, उसमें आप आइए। और उस वक्त मालूम है हमारी जो सरकार है, उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? तब बयान ये गया था कि चीन से पूछा जाए कि उनके मजदूरों ने भारत से वीजा लिए बिना कैसे वहां पर सड़क बनाने का काम किया। नहीं सर, एक और भी होता है, मैं एक कमेंट जो है दोनों और मेरे मेहमान हैं उनसे लेना चाहता हूं, मैं वापस आपके पास आऊंगा। तो मेरा ये कहना है कि ये जो इमेच्योरिटी है, नहीं एग्जैक्टली सर, अभी तक सर एक इमेच्योरिटी भी है और दूसरा ये है कि ऐसी चीन से यारी क्या कि मतलब अपने देश को नीचे या अपनी देश की सेना को ही नीचा दिखाना पड़े। अब यहाँ पर गलवान में क्या हुआ था हम सभी जानते हैं और उसके बाद से उसने सोचा नहीं था कि यहाँ से जो है अगर मैं कुछ इंच नीचे आ जाऊंगा देप्सांग में तो भारतीय सेना ऐसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि ठंड आने वाली है, यहाँ तो चीनी यहाँ पर तो भारतीय सैनिक आएंगे नहीं, यहाँ पे तो मजबूत बेस बनाएंगे नहीं, यहाँ पर तो रुक सकता नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये बखूबी जो आप किसी के साथ, किसी फौजी के साथ बैठिए, आपको पता लग जाएगा कि भारतीय सेना का वहां पर क्या रुख है। और उनके बीच जाकर के आप कह रहे हैं कि नहीं चीन ने कब्जा कर लिया, चीन ने कब्जा कर लिया, चीन ने कब्जा कर लिया, ठीक है। और नरसिम्हा राव सरकार के वक्त तक तो एक तरीके का ये अनरिटन रूल था, ये खुद कहा जाता था कि बॉर्डर इलाकों में जो कि चीन के साथ लगते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा तो चीन को मदद मिल जाएगी इंच बाय इंच, जो कि उसकी पॉलिसी रही है जमीन कब्जा करने की, वही अब तक होता रहा है। यह है भारत और चीन भाई भाई का अब तक का कांग्रेसी प्रेम, ठीक है। मैं आना चाहता हूं रमन मलिक, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पॉइंट के साथ कि कांग्रेसी प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, उन्होंने भी कुछ असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया था, वो आपसे माफी मंगवाना चाहते थे, मैं अपने उसी स्टैंड पर कायम हूं। आपने भी असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया था, आप भी उनसे माफी मांगते, वो भी उनसे माफी मांगते, मतलब एक दूसरे से कम अपोलोजाइज करते, हम अच्छे से दोनों को डिबेट में रखते। लेकिन वो बीच में चले गए हैं,
इसका मतलब ये नहीं कि अकेला एक ही पक्ष रखना मेरा मकसद है। अब आप बोलिए, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो बोला उसके लिए हम एग्री हैं, आपने जो बोला वो भी ऑब्जेक्शनेबल था। ठीक है रमन मलिक, नाउ प्रोसीड टू योर पॉइंट। मैंने जो बोला सचिन जी वो रिएक्शन था उनके कथनियों का। अगर आप रिकॉर्डिंग को दोबारा देखेंगे, चलो कोई आपके नहीं, दर्शक अब वो है, देखेंगे, अब वो है, मैंने भी जो अब वो है मंगवाई नहीं, अब वो है नहीं, मैंने जो कहना था कह नहीं, दिया। तो अब आप एक मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए सचिन जी। मैं कभी भी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं निकलता, लेकिन अगर देश का सवाल होगा और अगर देश के लिए कोई अपशब्द होगा या हमारे सेनाओं के लिए होगा या उसको विकृत तरीके से बात कर रखी जाएगी तो मैं उसको ऊपर झूठ के ऊपर बोलूंगा। लेकिन अगर वो सहन ना करा जाए और उसके लिए मेरे को बदतमीज और इस तरीके की संज्ञाएं दी जाएंगी तो मैं वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो मैं खोने यहाँ नहीं आया हूं। ठीक है, अब आप आइए चीन पर। जहां तक बात गलवान की और चीन की है, मैं सचिन जी आपको बता सकता हूं कि मैं स्वयं उन एरियाज में, चुशुल का एरिया हो या ये सोमरारी का एरिया हो, वहां से चुशुल तक जाने का जो एक बिल्कुल चाइना का एरिया लगता है जिसमें राजांगला की जहां युद्ध हुआ था वो क्षेत्र भी है, मैं उसका पूरा एक तरीके से वहां पे 4 दिन घूम के देख के आया हूं। और मैं ये चाइना इनकर्जन के बाद आया हूं और उसके बाद जिस तरीके से भारत ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, भारतीय सेना ने, यूनिफॉर्म ने, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं आपसे। मैं आज भी आपको बड़े स्पष्ट रूप से बोल सकता हूं कि ऑन रिकॉर्ड एक सांसद जब पार्लियामेंट के अंदर बोलता है तो वो ऑन रिकॉर्ड बात होती है, वो कोई हवा में कही हुई बात नहीं होती। लद्दाख के सांसद ने बड़े स्पष्ट रूप से हर विवरण दिया है, कौन से साल में कब कितनी जमीन गई, उसका जवाब कांग्रेस कभी भी नहीं देगी। और उसके अलावा जहां तक आप नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आज मणिशंकर अय्यर जो कि कांग्रेस के चहेते हैं, उन्होंने तो ये बोल दिया कि बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ये तो इज्जत है वहां पे उनके नेताओं की। उसके अलावा भी मैं आज आपको एक चीज बोल सकता हूं और बड़े डंके की चोट पे बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे परिवार में से बहुत सारे लोग आर्म्ड फोर्सेस में रहे हैं। मैं खुद एयरफोर्स स्कूल का पास आउट हूं। मैं आज भी आपको एक चीज बड़े खुले तौर पे बोल सकता हूं, जिस तरीके से आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो अंडर प्रोजेक्ट है, जो जंस्कार वैली के थ्रू रास्ता बन रहा है, वी विल हैव 24/7 365 डे एक्सेस टू लद्दाख एंड द नॉर्दर्न बॉर्डर्स, ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ लद्दाख। ये एक पक्का रिटर्न है। दूसरी चीज, अगर चाइना गलती से भी हिमाकत किसी भी उस पूरी रेंज में करता है, उनको हम जब मर्जी चाहें, बुलेट से नहीं, प्लीज सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, एक राइफल की बुलेट से नहीं, एक तोपखाने के गोले से मार सकते हैं। वी आर इन सच अ पोजिशन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई आर्मी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डिफेंस फोर्सेस। ये जो हिम्मत है, ये हिम्मत हमारी सेना में राजांगला के टाइम भी थी, लेकिन 62 में उनको दिखाने नहीं दी थी। जब राजांगला के टाइम ये हिम्मत 300 लोग एक पूरी की पूरी कंपनी को खत्म कर सकते हैं, जी। एक पूरी बटालियन को खत्म कर सकते हैं चीन की, बार बार ये प्रदर्शित करा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो ले गए? नहीं, लेकिन वही तो बात है ना। और दूसरी चीज सर, एक सेकंड में कभी भी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स का सहारा नहीं लिया गया और उसको विफल करा गया। जो महाराजा रंजीत सिंह से डोगराज ने जमीन खरीदी थी, उस डॉक्यूमेंट को कभी सामने क्यों नहीं लाने दिया था कांग्रेस ने? उसको कभी भी पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट नहीं बनने दिया, उसको डॉक्यूमेंट ही गायब है। एम्बेसडर गोयल कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, आपको मैंने ले लिया। एम्बेसडर गोयल, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल एक ये है, एक तो ये कि इस तरीके की चीजें पहले अगर होती रही हैं, जो कि हमने देखा होती रही हैं, और कैसे चीन ने उसका धोखा दे करके हमारी जमीन पर कब्जा वो करता रहा है, और अब भी चीन ने कैसे डेप्सांग और किस तरीके से गलवान किया। एक तो ये कि हम फिर भी चीन का, या अब कई पॉलिटिकल पार्टीज फिर भी चीन का पक्ष लेती रही, इसके पीछे की वेस्टेड इंटरेस्ट आपको क्या लगता है कि क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं फिर डिप्लोमेसी पर भी इसका दबाव जाता होगा, नंबर एक। नंबर दो, अब बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में क्या ये अफोर्ड कर सकता है चीन, जब G20 आ रहा है, कि वो इस तरीके के एंगेजमेंट को कैरी ऑन करता रहे?
सचिन, मेरे को जरा थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि जब मैंने अपना हैंड रेस किया था उस टाइम पर मैंने एक दो चीजें ऐसी सुनी थी जो मेरे को सही नहीं लगी कि हम एक पब्लिक मीडिया पर इस तरह की बातें करें। तो मैंने हैंड रेस किया था कि मैं उसमें थोड़े से अपने विचार रखना चाहता था। तो मेरे को जरूर जरूर सर। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैंने 1978 में फॉरेन सर्विस ज्वाइन की थी। उससे पहले जो यहाँ के हालात थे, विजय क्रांति जी ने बताया कि जब 62 में युद्ध हुआ, मैं 13 साल का था, मेरी भी उम्र नहीं रही होगी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग सुबह सुबह उठ करके रेडियो आकाशवाणी पर खबरें आया करती थी तो केवल क्या लगता था, बुरा लगता था, सब कुछ लगता था कि ये सब क्यों हो रहा है। बहरहाल वो बातें अलग हैं, लेकिन एक चीज हमको घुट्टी में घोल करके सिखाई गई है, और वो ये है कि भारत की सामरिकी निर्णय के लिए कभी भी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो कि हमारे जो नेतृत्व हों, नेता हों, चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों या एसपी से हो, कहीं से भी हों, क्योंकि प्रधानमंत्री होते हैं। जब भी हो, प्रधानमंत्री पूरे देश की तरफ से बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री के निर्णयों के ऊपर आपत्ति उठाना, खासतौर पर ऐसे डिबेट में, मैं ये उचित नहीं समझता हूं। इसको मैं ध्यान में रखते हुए मैं खाली एक दो चीजें कहना चाहूंगा कि जब 1962 में युद्ध हुआ, 1962 के युद्ध से 1957 से लेकर के 5 साल हमारे ऑफिशियल्स और चीन के ऑफिशियल्स में लगातार बातचीत चली है वर्किंग ग्रुप में। और जो वर्किंग ग्रुप के डॉक्यूमेंट्स हैं अभी भी आप पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में देख सकते हैं, वो पूरे डॉक्यूमेंट मौजूद होंगे। उसमें जो हमारे हिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट थे, एग्रीमेंट थे, जो रंजीत सिंह को जमीन दी गई थी, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री, वो सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि हमने जब चीन से बातचीत की थी, हमने बात की थी अपनी हिस्ट्री के आधार पर, अपनी ज्योग्राफी के आधार पर। ये सारी चीजें वहां मौजूद हैं और सब दिखाई गई हैं उनको। लेकिन दो चीजें हैं जो हमको याद नहीं रहती हैं। 1962 से पहले, 1957 से पहले, 1955 के बाद जब चीन 1949 में आजाद हुआ और बांडुंग में हमारी बैठक थी, तो हमारा जो कैलकुलेशन है, मैं मानता हूं गलती होती है, लेकिन हमारा जो निर्णय था ये था कि चीन और भारत दोनों एक साथ मिलकर के नॉन अलाइंड देशों के रूप में, नए डीकोलोनाइज कंट्रीज के रूप में पूरे भारत में अपना, पूरे विश्व में एक नया रोल अदा कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमने उस टाइम पर चीन को समझने में गलती करी, मानता हूं नहीं, लेकिन जो गलती हमने करी चीन को समझने में, उसके लिए ये नहीं है कि वो नेहरू जिम्मेदार थे या कृष्णा मेनन जिम्मेदार थे या कौन जिम्मेदार था। जब वो निर्णय लिए जाते थे वहां पर, ऐसे निर्णय खाली एक आदमी नहीं लेता था, पूरी कैबिनेट और जो विपक्षी नेता हैं, एक चीज हुआ करती थी उस टाइम पर, सबको अपनी सहमति में लेना, सबसे बातचीत करना, ये सबकी सहमति से हुआ था। ये एक के कहने से नहीं हुआ था। ये तो एक उसको पॉलिटिकल गेम बनाना, एक राजनीतिक युद्ध बनाना मेरे ख्याल से लेकिन सर, यूएन की परमानेंट सीट के लिए एक नहीं दो बार जो एडवोकेसी कर देना, आप उस दुश्मन को पहचानते ही नहीं थे जो आपकी जमीन पर इस तरीके से जो है कब्जा ही करता चला जा रहा है। अक्साई चीन जो है उसने पूरा कब्जा लिया और हिमाचल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, आप लेकिन उसके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं। सर, ये परमानेंट सीट के लिए एडवोकेसी कब की गई थी, आप ये बताइए। परमानेंट सीट एडवोकेट, सुनिए, परमानेंट जो आप ये कह रहे हैं कि हमको ये सीट पहले ऑफर की गई थी और फिर हमने ये कहा कि नहीं, हम नहीं लेंगे सीट, ये चाइना को दीजिए, ये कहा जाता है कि नेहरू जी ने ये कहा। उसके बारे में कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ये अटकलें हैं, अटकलें लगती रहती हैं राजनीतिक क्षेत्र में, बहुत अटकलें लगती है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने फाइलें पढ़ी हैं, कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि नेहरू जी ने ये कहा हो। ये जो बातें शुरू हुई हैं, ये इंडो चाइना वॉर के बाद में शुरू हुई है। इंडो चाइना वॉर में हम चीन का रवैया देख चुके थे, तो मुझको नहीं लगता, अगर ये भी मेरी अटकल है क्योंकि कहीं तो प्रमाण नहीं है, ये भी मेरी अटकल है कि नेहरू जी के मुंह से ये कहा गया है। पहली बात तो यह है कि क्या हम समझें कि कैनेडी ने हमको ऑफर किया था ये? नहीं, ऐसा कोई ऑफर नहीं है हमारे पास। तो हम किसके आधार पर बात करें?
तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ खास तौर पर पब्लिक डिबेट में हम अटकलें ना लगाएं, जो आधार हैं उसके ऊपर बात करें, और देश की एक डिग्निटी है उसका ख्याल रखें हम। ये मेरी आपसे प्रार्थना है बस। मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, नहीं लेकिन बिल्कुल हम चाहते नहीं सर आपके मुख से राजनीतिक चीजों को जानना, हम तो फैक्ट्स ही जानना चाहते हैं आपके मुख से, डिप्लोमेसी समझना चाहते हैं सर। आप तो मतलब हमारे गुरु हैं और हमारे टीचर हैं, हमेशा जो है इट्स एन ऑनर जब आप हमारे बीच होते हैं सर। बिल्कुल आप फैक्ट्स ही रखते हैं। मैं आपकी तरह एक इंसान हूँ, मैं देशभक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की इज्जत की बात कर रहा हूँ बस। बिल्कुल सर जी विजय जो सब, सॉरी मैं भूल गया, जरा दोबारा कहेंगे एक बार? आई एम सॉरी। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि मतलब आप जब भी आते हैं सर, आप इतने डेकोरेटेड हैं, आपसे इतना सीखने को मिलता है। आप डिप्लोमेसी के अपने आप में चलता है एक इंस्टीट्यूशन है सर, ऐसी बात नहीं है। तो आप इट्स एन ऑनर, इट्स एन ऑनर, आप अकेले इंसान नहीं है। ठीक है, विजय क्रांति से एक कमेंट मैं ले लेता हूँ। विजय क्रांति जी, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है सर, मैं पत्रकार हूँ, मुझे आंख कान सब खोल के रखना पड़ता है, तो मुझे सब तरह की बातें दिखती हैं, तो इसलिए मुझे सवाल पूछने पड़ते हैं। तो लेकिन विजय क्रांति जी, ठीक है, अब अम्बेसडर गोयल बात करते हैं फैक्ट्स की, आप भी बात करते हैं फैक्ट्स की एक पत्रकार के नाते, लेकिन मैं तो ये बात पूछूंगा ना सर कि अब से पहले ऐसा क्या वेस्टेड इंटरेस्ट रहा कि चीन के उन इलाकों में, अब हम ये कहते हैं ना DRDBO रोड जो है, या फिर इस रोड के बाद ही सारा जो है गलवान वाला वो शुरू हुआ, चुसुल तक जो है रोड पहुंच गई, उसके बाद ये सब चीजें शुरू हुई। अभी हम ये चीजें सुनते हैं ना, अब से पहले या 2014 से पहले या यूपीए तक जो है, ये क्या एक वेस्टेड इंटरेस्ट था कि चीन के बॉर्डर एरियाज में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं किया और वो कब्जा करता रहा? देखिए, ये एक गलती थी हमारी अपनी असेसमेंट की और पॉलिसीज की। मैंने तो संयोग से मैं कुछ ऐसा कर पाया, मेरे लिए संभव हो पाया कि मैं तिब्बत की मैंने कुछ यात्राएं मैं कर सका, एज ए टूरिस्ट की मैंने। और मेरी कोशिश ये थी देखने की कि वहाँ पर चीन ने जब से कब्जा किया है तो वहाँ के जो तिब्बती जिंदगी है उस पर उसका क्या असर पड़ा है, ये मेन रूप से मैं देखने के गया था। कुछ इलाकों में जहाँ मैं जा पाया, वहाँ एकदम जो क्लियर अंतर दिखाई देता है पॉलिसी का। चाइना ने तिब्बत को इतने बड़े पैमाने पर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है कि हमारी सोच से भी बाहर है। एक छोटा सा कंट्रास्ट दिखाता हूँ। 1992 में जब भारत और चीन सरकार ने फैसला किया कि भारत और तिब्बत बॉर्डर पर वो जो नेपाल इंडिया तिब्बत वो जो मीटिंग पॉइंट है वहाँ से बॉर्डर ट्रेड शुरू होगा, तब मैं इंडिया टुडे में रिपोर्टर था, मुझे भेजा गया उसकी रिपोर्टिंग के लिए। और मुझे कहा गया था कि एक दिन पैदल चलना पड़ेगा धारचूला से। लेकिन जब मैं धारचूला से चला तो मुझे 8 दिन लगे पैदल चलने में। मैं बहुत यंग आदमी था और मैं बहुत अच्छा चलता हूँ। 8 दिन लगे मुझे बॉर्डर पहुँचने में, और सड़क सचमुच में बड़ी भयंकर थी इलाका। रास्ते में फौजी मिले, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने सड़क क्यों नहीं बनवाते इसके लिए? तो बोले जी हमारी सरकार का फैसला है कि अगर हमने बॉर्डर तक सड़क बना ली तो चीनी सेना इन सड़कों का इस्तेमाल करके भारत में घुस आएगी, इसलिए सड़कें नहीं बनाते। उसका भारत को नुकसान हुआ। बॉर्डर के दूसरी ओर जब हमने देखा, मैं गया जब वहां देखा तो पूरा हाईवे, क्योंकि प्लेट्यू है वहां, तो वहां चीनी फौजियों के पास पजेरो जैसी गाड़ियां थी, क्योंकि वो सीधे लासा तक नॉन स्टॉप ड्राइव कर सकते थे और बहुत स्पीड से जा सकते थे। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो 4000 किलोमीटर का रास्ता पूरा है, उसमें से 3800 से ज्यादा भारत के साथ बॉर्डर है। पूरे बॉर्डर में पैरेलल हाईवे चाइना ने बनाया हुआ है। टेंजेंशियल सड़कें लासा तक सीधी जाती हैं, और वो जो उनके पास वो सारा नेटवर्क है, हमारे पास नहीं रहा। लासा तक तो उसने ये मैं यूँ कहूँगा दुर्भाग्य था, हमारी पॉलिसी की गलती थी। लेकिन इस गलती को ठीक हुआ है जब ये मोदी सरकार आई। तो अगर मेरा काउंट सही है जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो 72 सड़कें टेंजेंशियल जो ऊपर जाकर सीधी बॉर्डर तक जाती हैं, छोटी बड़ी सड़कें, वो बनी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सर वक्त इतना ही था, क्योंकि राजनीति के चश्मे से इतर जो है इन चीजों को जरूर देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।